कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं? क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? नहीं, दम से नहीं मिलती है। शायद नहीं, तो हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे, लेकिन 100% नहीं मिलते जुलते होंगे, क्योंकि मेंटल लेवल अलग अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, जेनेटिक डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ही है कि सब चीज़ अलग अलग है। अब आइए, कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आपको जो है जो कह रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि कह रहा है हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों का आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलती हैं? भाषा तो बहुभाषिक होता है ना, बहुभाषिक होता है। एक संसाधन के रूप में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कक्षा क्या होता है? कक्षा क्या होता है? बहुभाषिक होता है। और बहुभाषिक होता है जो बच्चों के लिए क्या होता है? बच्चों के लिए क्या होता है? एक संसाधन का काम करता है, बच्चों के लिए संसाधन का काम करता है। लेकिन शिक्षक के लिए क्या होता है? शिक्षक के लिए क्या होता है? कठिन क्लासरूम होता है, कठिन क्लासरूम होता है। एक क्वेश्चन आता है, ये 2 क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे? अब आइए, यहां समझिएगा, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें। पहले तो दोस्ती जो फ्रेंडशिप होता है एक मेंटल लेवल का होता है, डिफरेंट मेंटल लेवल से दोस्ती नहीं होगा। चलिए, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? यानी पहले वो इंग्लिश बोलता होगा, लेकिन जब वो अखबार मांगा हिंदी में तो उसका मुंह क्या हो गया? खुला खुला रह गया। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? क्योंकि यह देखने में कैसा लगता था? अंग्रेज लगता था। लेकिन हिंदी में बोला कि अखबार है, तो उसे आश्चर्यचकित हुआ जो अखबार बेचने वाला था। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। यानी वो आदमी बोला कि हमने दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है, इसलिए हमको आता है। तो इसके मतलब, कहने का मतलब क्या है? कक्षा बहुभाषिक होगा तब ना हिंदी इंग्लिश सब पढ़ा होगा। अब आइए, सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वो लड़का पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो बच्चा कभी स्कूल गया नहीं है, तो स्कूल नहीं गया है तो उसको क्या बताएगा कि स्कूल में सब्जेक्ट क्या होता है? तो वही बात बोल रहा है, मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने साथियों मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। समझ गया? अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था, मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। सब्जेक्ट वो हिंदी ही बोल रहा था, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। कौन? जो समाचार पत्र खरीदा था, उसको अजीब लग रहा था क्योंकि अंग्रेजी शब्द उसके मुँह पर, जबान पे आ रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ होता है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। सब्जेक्ट शब्द का वो दूसरा अर्थ होता है कि तो प्रजा। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? वो आदमी बोला कि ये तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, लेकिन लाल हो गई तो फिर रुकना पड़ा। तो बोला कि
तुम गए हो स्कूल? तो कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। कहा कि आपके साइकिल के गद्दी के बराबर हम बड़ा हुए थे, तब से ही हम काम करना शुरू कर दिए, तो हम स्कूल कैसे जाते हैं? पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में क्या हुआ? डूब गया। अब एक बात समझिए, एनसीईआरटी कितना अच्छा है, पूरा कहानी की तरह बोल रहा है, पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। यदि आप इसे इंटरेस्ट की तरह पढ़िएगा, एक कहानी में मोटू पतलू पढ़ता है ना, डायमंड पब्लिकेशन का जो आता था छोटा छोटा कहानी वाला बुक, वैसे ही इसको पढ़िएगा तो आराम से लगेगा कि हम एनसीईआरटी बुक बहुत सुख लेकर के पढ़ रहे हैं। चलिए, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। अब वो लड़का भी समीर था और जो साइकिल चला रहा था वो भी समीर था। मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। नहीं होता है? करे, मेरा भी नाम समीर है, आपका भी नाम समीर है। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? तो हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। क्लियर? यहाँ तक कोई समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर फिर चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। अब नेक्स्ट रोज मिला तो उसका जो जितना चहचहाता चेहरा था वो नहीं था। इसलिए नहीं था कि मेरठ में क्या हो गया था? दंगा हो गया था। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे मतलब क्या हुआ? 2 धर्म के लोग आपस में भिड़ गए, लड़ाई किए। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और समीर 2 कोई 3 अंतर लिखे। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाएगा? अभी जैसे हाथ धरा तो कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, आप हिंदू समीर होंगे। समीर तो 2 है। तो ये इतना कहानी क्यों लाया? इतना कहानी इसलिए लाया कि विविधता है, धर्म अलग अलग है, नाम एक है, मानवता एक है, दोस्ती हो गया, दंगा हो गया। फिर बता रहा है कि हम मुस्लिम समीर हैं, तो दूसरा आदमी क्या है? हिंदू समीर है। हाँ, वो नज़र नीचे ऊपर नहीं उठाया। जितना शुरू में वो एक दूसरे से मिला था, इतना अब वो नज़र नहीं मिला रहा है। समझ रहे हैं बात को? आइए, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता है कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। अगला दिन नहीं दिखाई पड़ रहा है, न अखबार बेचने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उसे नहीं पता है कि कहाँ गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी लगती है, वही समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएँ, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना क्या था? महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग थी। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। समझ रही हैं बात को? इतना कहानी इसलिए बताया कि मानवता एक है, लेकिन सारी चीज़ क्या है? अलग अलग है। आइए, अपनी विविध धार्मिक और संस्कृति पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 क्या करता था? पेपर बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं।
आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। अभी तक हम देख रहे थे, अब समझिए, अभी तक हम देख रहे थे खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, बात विचार, धार्मिक संस्कृति क्या थी, अलग थी। लेकिन अब गरीब अमीर की बात आ रही है तो गरीब और अमीर क्या होगा, विविधता होगा? नहीं, ये असमानता होगा। तो क्वेश्चन पूछता है असमानता और विविधता में क्या अंतर है? ऑप्शन में पूछता है ना जी। तो ये आप अंडरलाइन कीजिएगा जो एनसीईआरटी बुक रखी हुई है। बोले थे सबको एनसीईआरटी बुक लेकर के आने के लिए। मधु, अच्छा ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी था, तो पॉलिटी आपने खरीदी है, रूटीन नहीं है। अच्छा सुनिए, आप रिजल्ट देंगी, हम कॉन्शियस रहते हैं। बेटा आप नौकरी छोड़ी है ना, तो उस टाइम का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो, क्योंकि अब आपके पास दोबारा समय नहीं आने जा रहा है। शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, पति हैं, बहुत कठिनाई होती है टाइम देने में। इसलिए टाइम का जो भी टाइम मिलता है उसका दोहरा उपयोग कीजिए, समझे? अब हम यहाँ अंडरलाइन लगाने कह रहे हैं, अंडरलाइन करने कह रहे हैं। आप अंडरलाइन नहीं कीजिएगा तो फिर ये छूट जाएगा ना, यहीं से क्वेश्चन आता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है, यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि ये क्या है, गैर बराबरी का रूप है। ये अंडरलाइन कीजिए, गैर बराबरी का रूप है, यानी असमानता का। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना अवसर है ना ही जमीन है। अंडरलाइन कीजिए, ये आपके ऑप्शन में रहते हैं, ना जमीन है ना अवसर है, समझे? गरीबी अमीरी पूछ देगा तो क्या है, गैर बराबरी है, असमानता है। या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता या गैर बराबरी है। यहाँ से 100%, 110% क्वेश्चन रहते हैं आपके सीटेट में और बीपीएससी के जीएस में। समझ गए बात को? जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था भी आएगा, गरीबी अमीरी और जाति व्यवस्था। विविधता का है कि असमानता का है? असमानता का है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए इधर देखिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हार की होती है। कार्य के आधार पर जाति का बंटवारा होता है और आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता है, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता है। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। क्लियर? यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहा है, विविधता और असमानता। असमानता में जाति व्यवस्था है और क्या है, गरीबी अमीरी है। बाकी जितना सारा है जो विविधता का है। क्लियर? विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? अब कहते हैं कि कक्षा कक्ष भी डाइवर्सिटी पूर्ण होती है ना। समावेशी शिक्षा में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। तो डाइवर्सिटी आपके कक्षा कक्ष में भी देखी जा रही है, डाइवर्सिटी आपके देश में भी देखी जा रही है। तब पर भी आप कह रहे हैं कि हम समृद्ध हैं। जैसे कक्षा विविधता पूर्ण है, तो कक्षा बहुभाषिक है, तब पर भी कक्षा वो कैसा बन रहा है, संसाधन बन रहा है। किसके लिए संसाधन बन रहा है? छात्र के लिए संसाधन बन रहा है। आइए देखें, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। और आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, सही बात है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानी ऊपर नहीं
उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से क्या होते हैं? प्रेरणा। कल्पना से क्या होते हैं? प्रेरणा लेते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती भी बात है। उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरित होते हैं। कहानी कथन विधि हम लिखाए थे, किस किस में लिखाए थे कहानी कथन विधि? लेखन कौशल नहीं, किस किस कौशल में लिखाए थे? श्रवण कौशल और वाचन कौशल। हम फिर रिकॉल किए हैं, समझिए, ये आप ध्यान रखिए। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राज रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। क्लियर? कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों के मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते होंगे, शायद आलू तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आलू बिना होता ही नहीं है। बच्चा भी आलू खोजता है। यदि सिम बना दिए तो मम्मी आलू उसमें नहीं दी। हाँ, एक तरह का खाना खाते हैं, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षियों को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल करने के तरीके अलग होते हैं। समझिए, इबादत करता है, मुस्लिम इबादत करता है, हम क्या करते हैं? अर्जी लगाते हैं भगवान के पास जाकर। क्या लगाते हैं? अरदास कौन करता है? पंजाबी करता है। तो सबका तौर तरीका अलग है, लेकिन सब तो एक ही चीज़ को मानता है। हाँ, हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते हुए पानी के जहाज में घोड़ों, यूट पर बैठ करके या पैदल चल के करते थे। पहले के युग जमाना में फुआ आती थी, फूफी आती थी, मौसी आती थी, दादी आती, चाची, नानी, जो भी आते थे, तो कहूँ भी जाते थे तो सप्ताह भर रहते थे। सोच करके जाते थे कि हम जाएंगे तो सप्ताह भर, क्योंकि आन जान थोड़ा सा दिक्कत होता था। जाते थे, स्थिर से रहते थे, सेवा भाव हाथ बटाते थे, लोगों में भाईचारा रहता था। आपका तो किस्सा हम कर ही नहीं सकते। आप कोई नहीं आता है कि व्यवहार में भी मिठास नहीं है। सब वक्त लगते रहता है वो क्या कर रही है, कहाँ से क्या कर रही है। अपना उत्थान के लिए सोचिए, दूसरे के प्रोग्रेस के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कर्म कर रहे हैं तो प्रोग्रेस होगा ही होगा। तो आपका परिवेश अलग है, सोशल मीडिया का राज है। जर दिया फोन लगाते हैं, हाँ दीदी कौन कपड़वा खरीदनी? हाँ, ये कपड़वा खरीदनी, कहाँ से दिल को, कितना में दिल को? अच्छा हाँ, हमरा तो हस्बैंड भी नहीं देखो तो कि कही हो गया कैसा। बहुत तरह की बात नहीं। जब आप काम कीजिएगा तो ये सब बात नहीं बोलिएगा, उठाइएगा बैग, चल दीजिएगा। हमको लाना है तो लेना है। वहाँ पर आप अपना अनुसार सोचिएगा, वहाँ पर मांगना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो कमाता है वो बहुत कम खर्चा करता है। समझे? आप हस्बैंड से मांगती हैं तो लगता है वो नहीं देते हैं, बेचारा वो कितना पैसा कमा रहे हैं, वो तो सोचिए कि कितना खर्चा हो रहा है। आज 20-30 हज़ार रुपये जो कमा रहे हैं उनके लिए नथिंग। समझे? पहले के युग जमाने में 3-5 हज़ार मिलता था, जो है 25-30 हज़ार रुपया। आज लाख 1.5 लाख भी पता नहीं चलता है कि कहाँ चला जाता है महीना भर में। तो इसलिए समझिए कि वो बेचारा पर क्या गुजर रहा होगा कम पैसा जो कमा रहे हैं। समझे? अक्सर यही यात्राएं खेती और बचने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती है।
चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। आप लोग इसका चिंतन मत कीजिए, आप लोग चिंतन कीजिए कि कैसे हम टीचर बन जाए, उनका हम साथ दें, क्योंकि अब तो कोई वस्तु नहीं है कोई फेर बदल कीजिएगा, अब तो साथ देने की कोशिश ही कीजिएगा ना। तो आप सोचिए कि कैसे हम टीचर बन जाएं, उनका हम साथ दें और मेरा घर गृहस्थी सही ढंग से चले, मेरा बच्चा का जीवन यापन सही ढंग से हो। समझ गए? करती हैं, बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं, बहुत सारे महिलाएं कमा रही हैं, पैसा मिल रहा है, अब तो मिल ही रहा है ना सैलरी, अच्छा जीवन यापन चल रहा है। समझ रहे? इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। जैसे दिल्ली में पंजाबी बिहारी जब मिलेंगे तो पंजाबी का भाव हरियाणवी का भाव लाते हैं, जब बिहारी मिलते हैं तो बिहारी का भाव लाते हैं। लेकिन संस्कृति उनके यहाँ खाना जो हम लाते हैं बाज़ार से वही खाना बनता है, वही खाते हैं, वही 3 टाइम खाते हैं, वही काम करते हैं, लेकिन तौर तरीका क्या है? अलग अलग है, बस इतना ही है ना। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बहुत फर्क है। समझ गया? ऊंचा बच को हम देखते हैं, ऊंचा बच की बात कर रहा है। पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाका, समुद्री इलाका जो होता है सबका क्या होता है? अलग अलग है। चलिए जैसे देखिए हम जाते हैं अरुणाचल, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में सब्जी नहीं मिलता, पहाड़ी इलाका है। नॉर्थ ईस्ट में तो उधर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय नहीं मिलता है तो क्या मिलता है? मीट मछली पूरा मिलता है, मुर्गा वगैरह पूरा मिलता है। जो मांसाहारी हैं पूरा खाते रहिए, वहाँ का पानी नहीं लगेगा बढ़िया से, वहाँ का पानी आपको नहीं लगेगा, किडनी का बीमारी हो जाएगा। देखिए जब तक आपका पानी सही ढंग से आपके शरीर को नहीं संतुष्ट कर पाएगा तब तक आपका जो स्वास्थ्य है सही नहीं रहेगा। इतना बात हमेशा समझ जाइए। जलवायु का प्रभाव बहुत पड़ता है मानव के स्वास्थ्य पर। अब किडनी का रोग हो जाएगा तो वहाँ रह करके आप क्या कीजिएगा? अब कहिएगा कि मैडम वहाँ के लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ के लोग रहते हैं, उसी ढंग से जन्म लिए, उसी ढंग से वो रह रहे हैं, तो उनका उस तरह का एडिक्शन हो गया है। समझ रहे हैं बात को? कोई आदमी पूरा पानी पीता है, कोई आदमी कम पानी पीता है, लेकिन दोनों तो सरवाइव कर रहा है ना। आइए, ना केवल वहाँ के लोग, यहाँ समझिए उस भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपने सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर भी निर्भर रहते हैं। आइए भारत के 2 भागों में बांटते हैं, एक लद्दाख और एक केरल। क्यों लद्दाख और केरल बांटा है? केरल है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला क्षेत्र, समझ गए, नीचे वाला क्षेत्र है, और लद्दाख क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, यानी ऊपरी क्षेत्र है, ठंड प्रदेश वाला क्षेत्र है, नीचे गर्म प्रदेश वाला क्षेत्र है। इसलिए 2 क्षेत्र को वो लिया है विविधता में। अब समझिए, किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक, यानी लद्दाख में कौन कौन ऐतिहासिक कारक है, कौन कौन भौगोलिक कारक है, केरल में कौन कौन ऐतिहासिक कारक है, कौन कौन भौगोलिक कारक है, उसको तो हम क्या करेंगे, देखेंगे। आइए, अभी लद्दाख का है, ये क्या है? लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी क्षेत्र। लेह लद्दाख
सबसे कम वर्षा होती है लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जैसलमेर नहीं है, लेह वाला क्षेत्र है। राजस्थान आप लोग जानते होंगे कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन उससे भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह। हाँ, क्योंकि मरुस्थल वाला क्षेत्र है और यहाँ वो भी मरुस्थल वाला क्षेत्र है, लेकिन लेह है सबसे कम। आइए, रेगिस्तान होने का यहाँ से पढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा है। यानी जब हम ऐसे पिक्चर बनाते हैं, एक मिनट, जब हम ऐसे पिक्चर बनाते हैं, इस तरह का हम पिक्चर बनाते हैं, तो जो ये है क्या है, लद्दाख है, और ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये क्या है, पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है जम्मू कश्मीर। लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों, जम्मू कश्मीर के पूर्व है ना, पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यही तो बात बोले, भारत में सबसे कम बारिश होती है लेह में, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यानी गर्मी में बर्फ पिघलता है, उसको वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और वही पानी पी जाती है। समझे, इसलिए हम बोले कि आपके नॉर्थ ईस्ट में भी वही है रीजन। ये पश्चिमी हिमालय है, वो क्या है, पूर्वी हिमालय है। आइए यहाँ चले। यहाँ के लोग एक खास किस्म के बकरी पालते हैं। यहाँ के लोग क्या, एक खास में किस्म के बकरी पालते हैं, जिससे क्या होती है, पश्मीना ऊन होती है। अब आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ के लोग एक खास किस्म के बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। क्वेश्चन आता है, किससे पश्मीना ऊन मिलता है, भेड़ से कि बकरी से? तो बकरी से, भेड़ से नहीं। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, इतना सॉफ्ट होता है, लेकिन इतना गर्म होता है कि कुछ कहने का नहीं। ये कॉस्टली भी होती है। बहुत पतला पश्मीना 4000 6000 का होता है। यदि हम ओढ़े रहेंगे तो एक दुपट्टा के समान होता है। दुपट्टा देखिए है ना, दुपट्टा के समान होता है, लेकिन आपके शरीर पर रह जाएगा तो इतना गर्मी लगेगा, कुछ कहने का नहीं। समझे? लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर को व्यापारियों को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें क्या होती है, बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने, अब यहाँ का भोजन क्या है, यहाँ का व्यवसाय क्या है, पश्मीना, यानी बकरी से जो ऊन होता है उससे क्या करते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं, व्यवसाय है। लेकिन यहाँ का भोजन क्या है, दूध से बने पदार्थ, यानी जानवर पर आधारित है। दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह के छेना, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक है। याक क्या काम करता है, जैसे यहाँ का बैलगाड़ी काम करता है, वैसे ही वहाँ का याक माल ढोने के लिए काम करता है। समझ गया? आइए अब हम केरल की बात करते हैं। क्लियर हो गया ना? लद्दाख से उतना ही क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से, एनसीईआरटी इसलिए बार बार कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पर बनाइए, सीटेट 100% हो जाएगा। एनसीईआरटी पे पकड़ बनाइए। आइए केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने बसा है राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब देखिए ये ऐसा है, ऐसा है, ये क्या है, केरल है, ये क्या है, केरल है, इधर क्या है, समुद्र है, इधर क्या है, समुद्र है, और इधर क्या है, पहाड़ी है। क्या है, पहाड़ियाँ हैं। अब ये जो केरल है, ये क्या है, केरल है। तो कह रहा है कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च,
लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। समझ गए? सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अरबी और यहूदी क्या आए? केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। 2000 साल पहले यहाँ क्या आए? कहाँ आए? संत थॉमस केरल में आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया ना, या अरबी और यहूदी आए। अब यहाँ यहूदी जो आए, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस आए। संत थॉमस आए 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आए, आकर बस गए। इब्न बतूता, इब्न बतूता है अरबी, जो करीब 700 साल पहले आए। अपने यात्रा वृत्तांत में, इसकी पुस्तक क्या है? यात्रा वृत्तांत, अंडरलाइन कीजिए। यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। कौन लिखा? इब्न बतूता ने। किस पुस्तक में लिखा है? यात्रा वृत्तांत में लिखा। इब्न बतूता कैसा व्यापारी था? अरबी था। समझ गए बात को? आइए हम आइए वास्को डी गामा की बात करते हैं। हम संत थॉमस की बात किए, हम इब्न बतूता की बात किए। अब हम किसकी बात करेंगे? वास्को डी गामा की बात करेंगे। कहाँ से आया? पुर्तगाल से आया। पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म क्या शामिल है? केरल में कौन कौन लोग शामिल है? यहूदी है, इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है और क्या है? बौद्ध धर्म से। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। चीनी जाल मछली पकड़ने का जाल है और वो मिलते हैं। जो उन्हें क्या कहता है? चीना बला। चीना बला पूछेगा तो क्या? मछली पकड़ने का जाल है। अंडरलाइन कर दीजिए। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसके चीना चट्टी कहते हैं। चीना बला है, चीना बला है और चीना चट्टी है। चीना बला क्या है? मछली पकड़ने वाला जाल है। और चीना चट्टी क्या है? जिसमें मछली पकाते हैं। ये दोनों समझ में आ गया? इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और क्या करते हैं? चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देख लिया। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। अब देखिए ऐतिहासिक क्या है? प्रभावित कौन किया? चीन से भी आया व्यापारी। और कहाँ से व्यापारी आया? अरब से व्यापारी आया। कहाँ आया? दोनों जगह आया। लद्दाख में भी आया और केरल में भी आया। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों की ओर खींचा। केरल में हम यदि भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो क्या? मसाला है। लेकिन लद्दाख में क्या देखते हैं? ऊन देखते हैं। अलग अलग है। उन व्यापारियों की खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का इसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना जाता है। जैसे यहाँ नौकरी नहीं मिली, हम चले गए दिल्ली में पैसा मिल रहा है, जीवन यापन कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या किए? दिल्ली में सेटल कर गए, दिल्ली में घर बना लिए। अब क्या हुआ? जहाँ से मुझे खाना पीना मिल रहा है वहीं ना रह जाएंगे कि हम बिहार शरीफ आएंगे? नहीं आएंगे। तो ऐसा ही हो रहा है। वही बात बोल रहा है कि हमारे वर्तमान जीवन का आधार काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। अभी एग्जाम्पल दिए। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं से क्या कर देते हैं? घुल मिल जाते हैं। जैसे बैसाखी होता है
तो पंजाबी और हिंदू क्या होता है, मिल जाता है ना। हाँ, रोजमर्रा दिन डेली विविधता में एकता। अब देखिए भारत इतना विविधता भरा देश है, तब पर भी मिलते हैं तो कहते हैं हाँ मेरी सहेली, हाँ मेरी दीदी, हाँ मेरी चाची, करते हैं ना जी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मान लिया कि पंजाब में जाके बस गए, पंजाबी है, बिहारी भी बोलता है ना हाँ दादी नमस्कार, उसी भाषा में बोलता है कि नहीं बोलता है। हाँ बोलता है, उसको भी उठाता बैठाता है, चाय पिलाता है, खिलाता है, करता है ना, दोस्ती हो जाती है ना। ये तो नहीं ढूंढने लगते हैं कि बिहारी कने हैं, जाके बिहारी से हम दोस्ती करते हैं। हाँ, इमोशन से जुड़ जाते हैं कि बिहारी मिल जाता है, लगता है कि कितना बड़ा आदमी मिल गया मुझे, दूसरा जगह ऐसा लगता है ना। आइए, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में से सबसे एक थे, सब एक थे। अंग्रेज को लगा कि भारत विविधता भरा देश है, कहूँ पंजाबी है तो कहूँ गुजराती है तो कहूँ क्या है हरियाणवी है तो कहूँ बिहारी है, तो हम सब में फूट डाल करके हम अपना काम कर लेंगे, लेकिन सब क्या दिखाएं कि हम सब एक हैं। दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, हाँ, भूल जाना खुशियों में अपनी हम आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दीन खून के हमारे गोली खा के सोए जलिया बाग में, हम सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दीन खून के हमारे, ये सब क्या है, एक कविता लिखी गई है जिसमें बताया गया है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट का, ये दिया हुआ है कि ये कहाँ कविता लिखा हुआ है, ये नाटक क्या है, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, ये लिखा हुआ है। ये गीत कहाँ लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, महिला पुरुष। जनरल ओडायर ने जनरल डायर से कह करके गोलियां चला दी, समझ रहे हैं। जनरल ओडायर ने जनरल डायर से कह करके गोलियां चला दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, निहत्थे पर गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान एवं सिख। कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए। उसमें से बहुत लोगों की जाने गई, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में क्या होता है, गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। झंडे के सारे लोग, इस झंडे के को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। कौन कहा है? जवाहरलाल नेहरू। नैना, यहाँ सत्यनारायण स्वामी का कथा नहीं हो रहा है, इसको अंडरलाइन कीजिए, समझे। और आएगा ना क्वेश्चन तो रोइएगा कि कहाँ से क्वेश्चन में आया था। कहता है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो यही बात यहाँ पर होगा। सावधानी हट जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी, सीटेट में भी घट जाएगी और बीपीएससी में भी घट जाएगी, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन उठ गया, 6-7 क्वेश्चन तो उठा दिए, तो आप अंडरलाइन कीजिए, समझे। अब अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ये मतलब मग्न है, पढ़ती है तब कहाँ चली जाती होगी, पढ़ती होगी तो दूसरे जगह चली जाती होगी, है। चलो
चल बउआ ले रजाई तराओ सुत, हाँ हम भी सुताइए तो भी सुत, बोला किस्सा हो जाता होगा। अच्छा मम्मी सुलाती हैं, कितनी अच्छी सासू माँ है। डेली सुबह उठ करके प्रणाम कीजिए, कहिए कि आप मेरे लिए बहुत ही बढ़िया हैं, समझे। आइए बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह में, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय भावना का प्रतीक राष्ट्रीय गीत को माना जाता है कि राष्ट्रीय गान को माना जाता है। राष्ट्रीय गान को माना जाता है। राष्ट्रीय गान कौन लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसी राष्ट्रीय गान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, समझे। राष्ट्रीय गीत नहीं, भारत माता की बात कही जाती है, जो क्या है ब्रिटिश से एंटी है। ब्रिटिश के समर्थ में कौन लिखे हैं, राष्ट्रीय गान लिखे हैं। चलिए ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन राइज हो गया। 10 क्वेश्चन जहां अंडरलाइन किए हैं वो 10 क्वेश्चन को आप कॉपी में नोटेड डाउन कीजिए। उसके बाद हम ज्योग्राफी की ओर आएंगे। अभी 12:17 हुआ, 15 मिनट टाइम दे रहे हैं, 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए। 15 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएगा ना। एनसीईआरटी बुक निकालिए, 10 क्वेश्चन हो जाएगा। 15 मिनट में हम ले करके आ रहे हैं ज्योग्राफी, समझे। उसके बाद ज्योग्राफी हो जाएगा, एक एक चैप्टर क्लियर। उस सौरमंडल तो हो गया है, अब क्या होगा आपका, ग्लोब होगा। ग्लोब होगा ना जी, तो उसको जल्दी नोट कीजिए, अभी नोट कीजिए। आपका तो बीपीएससी का पैगाम